Prime Minister has announced the renaming of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, the nation's highest sporting award. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीके लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सितंबर मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका पहला चैप्टर राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न है, देश में होम्योपैथी शिक्षा के विनियमन तथा इस क्षेत्र में नियामक सुधारों के लिए होम्योपैथी अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है सितंबर 2019, सितंबर 2020, सितंबर 2018, जनवरी 2021। इसका राइट जो आंसर है वह है ऑप्शन ख, सितंबर 2020। यानी होम्योपैथी अधिनियम जो है वह सितंबर 2020 में पारित किया गया था, जिसके तहत होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के स्थान पर जुलाई 2021 में एक नया राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य देश में होम्योपैथी चिकित्सा व इसके संस्थानों एवं पेशेवर आदि के संबंध में नीतियां बनाना है तथा होम्योपैथी चिकित्सा के लिए नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को बढ़ावा देना और चिकित्सकीय संस्थानों का समय समय पर मूल्यांकन करना इसका मुख्य कार्य है। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर अनिल खुराना। होम्योपैथी की बात करें तो इसकी खोज की गई थी जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर दिया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट जो आंसर है वह है ऑप्शन क, पश्चिम बंगाल, जहां पर हाल ही में विधान परिषद के गठन के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। यह प्रस्ताव 6 जुलाई 2021 को ममता बनर्जी के द्वारा विधानसभा में पारित करवाया गया है, जिसे केंद्र सरकार के पास आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करना आवश्यक है। उसके बाद देश के राष्ट्रपति का अनुमोदन भी इसके लिए आवश्यक है, तभी जाकर इस पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो पाएगा। अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में देश में 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। वे राज्य कौन कौन से हैं? तो वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। इसके अलावा आपको बता दें कि विधान परिषद के गठन के लिए 2010 में असम और 2012 में राजस्थान के द्वारा विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव अभी केंद्र के पास लंबित है, जिस पर अभी कोई सुनवाई नहीं है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के संबंध में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसका स्थान लिया है? यानी अभी हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बनाया गया है। इससे पहले वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से थावर चंद्र गहलोत, धर्म सिंह, HD कुमारस्वामी, BS येदियुरप्पा। इसका राइट जो आंसर है वह आपको ऑप्शन घ, BS येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। इनको हटाकर वहां का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बनाया गया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी तो बसवराज बोम्मई को ही बनाया गया है, जिन्होंने BS येदियुरप्पा का स्थान ग्रहण किया है। यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, जो कि हाल ही में 2021 में इनकी नियुक्ति की गई है। BS येदियुरप्पा जो है वह 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, परंतु एक बार भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पहली बार वे 2007 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे, परंतु 7 दिन बाद ही उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। इस तरह से वह 4 बार वहां के मुख्यमंत्री रहे, परंतु एक बार भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इस बार भी वे 2 साल से वहां के मुख्यमंत्री थे। राजनीतिक उथल पुथल के कारण वहां पर त्याग पत्र दे दिया है और बसवराज बोम्मई को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। 61 साल के श्री बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ऑप्शन है लद्दाख उच्च न्यायालय, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, केंद्र शासित लद्दाख और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन के पश्चात यहाँ के उच्च न्यायालय का नाम जो है केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख उच्च न्यायालय रखा गया था।
परंतु नाम बड़ा होने के कारण इसे हाल ही में परिवर्तित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। वर्तमान में बात करें तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वह है कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 में की गई थी, तथा सबसे नवीनतम यानी जो लेटेस्ट उच्च न्यायालय है वह है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं इसरो, DRDO, नासा, NSDA। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ख DRDO। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का विकास जो है DRDO के द्वारा किया गया है। इसका विकास DRDO ने BEM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया है। यह जो मिसाइल है यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वह स्वदेश निर्मित तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, जिनका हाल ही में न्यूनतम रेंज के लिए 21 जुलाई 2021 को सफल परीक्षण किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ख DRDO होगा, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है, यह मिसाइल सतह से आकाश में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है। इसका उत्पादन BEL और BDL एजेंसियों द्वारा किया गया है। इसका परीक्षण DRDO के द्वारा ओडिशा के एकीकृत परीक्षण एजेंसी से किया गया है। इनमें से सभी से इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ख। इनमें से सभी आंसर जो है वह सत्य है। NG आकाश मिसाइल जो है वह सतह से आकाश में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है, जिसका हाल ही में 21 जुलाई 2021 को ओडिशा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का उत्पादन BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एजेंसियों के द्वारा किया गया है। इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ख। इनमें से सभी जो कथन है वह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 37, 41, 40, 45। इसका राइट जो आंसर है वह ऑप्शन ग 40। अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रंपा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो टेम्पल है वह तेलंगाना में स्थित है और यह तेलंगाना का फर्स्ट हेरिटेज साइट है, जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरा भारतीय स्थल जिसे 2021 में इसमें शामिल किया गया है वह है धौलावीरा, जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, जो अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है और यह गुजरात का चौथा हेरिटेज साइट है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थलों को 3 भागों में बांटा जाता है: सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल। भारत की बात करें तो भारत का इसमें सांस्कृतिक स्थलों की संख्या 32 है, प्राकृतिक स्थलों की संख्या 7 है और मिश्रित स्थलों की संख्या 1 है। यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों का उचित प्रबंधन कर कृषि के विकास के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक कब लाया गया था? ऑप्शन है 2019, 2020, 2021, 2018। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन क 2019। यह जो विधेयक है यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, यह विधेयक 2019 में लाया गया था, जिसे हाल ही में 26 जुलाई 2021 को दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के माध्यम से फूड टेक्नोलॉजी उद्यमिता व प्रबंधन के संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय महत्व के जो भी संस्थान घोषित किए जाएंगे उनको अधिक से अधिक केंद्रीय सहायता और स्वायत्तता प्राप्त हो सकेगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वह ऑप्शन क 2019 में यह विधेयक लाया गया था, जिसे 2021 में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किसके द्वारा किया गया है? यानी यह जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता था उसका नाम हाल ही में परिवर्तित कर दिया गया है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह जो काम किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क नरेंद्र मोदी।
इनके द्वारा 6 अगस्त 2021 को देश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बात करें तो वे हॉकी के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे, जिनके जन्म दिवस को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में हमारे देश के खेल मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। इनके द्वारा हाल ही में खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के व्यापक फेरबदल के पश्चात कितने मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन हाल ही में किया गया है? ऑप्शन है 9, 6, 10, 8। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ख 8। अभी हाल ही में जुलाई 2021 में 8 मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। ये देखते हैं कौन कौन सी मंत्रिमंडलीय समितियां हैं जिनका पुनर्गठन किया गया है। पहला है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, जिनके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति, जिसके अध्यक्ष हैं श्री अमित शाह। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इनके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। संसदीय मामलों पर समिति, इसके अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह। राजनीतिक मामलों पर समिति, इसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति, इसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। निवेश एवं विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, इसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, जिसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। यानी इनमें से 8 जो मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है, उनमें से 6 मंत्रिमंडलीय समितियों का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और 1 यानी आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष श्री अमित शाह और संसदीय मामलों पर समिति के अध्यक्ष जो है वे राजनाथ सिंह हैं। तो इस तरह से हमने सितंबर मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम वाले चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल घटनाक्रम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं एमसीक्यू के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।